देखिए, आज से हम लोग है ना बिहार स्पेशल का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल है, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। और बिहार स्पेशल का सिलेबस अलग होता है, जैसे कि बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, कला एवं संस्कृति, बिहार की जनगणना, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था, बिहार सरकार की परियोजनाएं और बिहार में विभूतियाँ, जैसे मेन मेन जो महापुरुष लोग बिहार में आए हैं, या बिहार का पर्यटन स्थल और विविध यानी मिसलिनियस या मिश्रित क्वेश्चन जो टॉपिक से अलग होते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। ये जो मेरा क्वेश्चन का जो बायोडाटा है कि 8 से 10 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन, ये मेरा बीपीएससी के लिए है। तो आप बिहार के किसी भी एग्जाम को देंगे तो आपको बिहार का जो ये बिहार स्पेशल है वो काम आएगा, लेकिन ये डेटा आपका हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जैसे बिहार स्पेशल में इतना टॉपिक है, तो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास में हम लोग पाषाण काल से लेकर एकदम आधुनिक इतिहास 1947 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है बिहार। ये सब सिलेबस है, एक एक टॉपिक कम से कम बहुत लंबा लंबा जाएगा। तो आज से शुरू करते हैं, डे बाय डे इसको पढ़ेंगे, इसके थ्रू मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो बिहार का इतिहास जो है इसको पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, हम लोगों को जो भी पढ़ना चाहिए बिल्कुल एकदम रोड मैप के थ्रू पढ़ना चाहिए, या सिलेबस हो जिस भी टॉपिक का। तो हम लोग को पढ़ने वाले हैं बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि सेट रहे माइंड मैप में। माइंड में मतलब मैप बना रहे, या आप कह सकते हैं कि इसका सिलेबस शॉर्ट्स यहाँ पे दिख रहा है कि इतना सिलेबस है बिहार के इतिहास में, इतना ही हमको पढ़ना है। तो देखिए, बिहार के इतिहास में पहला का पढ़ना है पाषाण कालीन बिहार। पाषाण कालीन बिहार में हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के आगे यहाँ पे क्रॉस लगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का ना तो कोई यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिला है, ना तो कोई भी एक स्थल बिहार से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पर कट लगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। फिर आएगा वैदिक कालीन बिहार, यानी वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता बिहार में कुछ कुछ है, क्योंकि आर्य आए थे, तो आर्यों ने बिहार को भी अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए हम लोग वैदिक कालीन बिहार भी पढ़ेंगे। फिर महाजनपद पढ़ेंगे। महाजनपद में तीन महाजनपद बिहार में है, उसमें सबसे मेन महाजनपद था मगध, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी टाइम बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी आया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बिहार का क्षेत्रीय वंश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सेन वंश, पाल वंश और कर्नाट वंश। इसके बाद फिर मध्यकालीन बिहार में पढ़ेंगे, और मध्यकालीन बिहार में 2 पॉइंट पढ़ेंगे, संतलत कालीन बिहार और मुगल कालीन बिहार। उसके बाद फिर आधुनिक काल में बिहार पहुँचेंगे कि भारत को स्वतंत्र कराने में बिहार की क्या भूमिका है, स्वतंत्रता संघर्ष में बिहार की भूमिका देखेंगे। ये हो गया टोटल बिहार स्पेशल के हिस्ट्री पोर्शन का रोड मैप, कि इतना हमको हिस्ट्री में कवर कर लेंगे तो बिहार स्पेशल का हिस्ट्री जो बिल्कुल कवर हो जाएगा। देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, बिहार स्पेशली पढ़ रहे तो थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, बिहार का इंट्रोडक्शन। देखिए, जो बिहार का प्राचीन नाम है वो विहार है, विहार। ठीक है, और विहार का अर्थ क्या होता है, तो बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान, या तो बौद्ध मठ, यानी कि जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते हैं या तो अपना निवास स्थान बनाते हैं। और बिहार के बारे में हम लोग पहली बार जाने कहाँ से, तो बिहार के विषय में जो पहली जानकारी है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण क्या है, तो यजुर्वेद का एक ग्रंथ है। अब यजुर्वेद क्या है, तो वैदिक सभ्यता, वेद आपको पता होंगे कि 4 वेद है, उसी में से एक वेद है यजुर्वेद, उसी का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। उसी से हम लोगों को बिहार के हैं या विहार के हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब जो विहार है, ये बिहार कैसे बना, तो आपको याद होगा या आप पढ़े होंगे अगर इतिहास पढ़े हो तो, कि बख्तियार खिलजी का जब आगमन बिहार पे हुआ 1157 में, जो कि तुर्की शासक था, तो तुर्की शासक का जो थोड़ा प्रोसिजेशन जो करते थे वर्ड का, वो थोड़ा अलग टाइप से करते, तो वो लोग ही बिहार को बिहार कहना चालू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि बख्तियार खिलजी का आगमन 1197 में तुर्की शासक ने बिहार को बिहार कहना चालू कर दिया। ठीक है, और ये सब जो हमको पता चल रहा है कि 1157 में तुर्की का आक्रमण हुआ, बिहार को बिहार कहना चालू कर दिया, तो ये सब की जानकारी हमको कहाँ मिलती है, तो ये सब की जानकारी हमें तबकाते नासरी नामक पुस्तक से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बार बार अदर मतलब जो छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो जो बिहार या तो बिहार के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है कि बख्तियार खिलजी का आगमन 1197 में हुआ था, वो सब हमको मिलता है तबकाते नासरी में। और ये किसका पुस्तक है, तो ये मिनहाज सिराज की पुस्तक है, देखो नामक पुस्तक से मिलती है। इसका लेखक कौन है, एरो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनहाज सिराज। ठीक है, तो इसी के पुस्तक से हमको क्या जानकारी मिलती है बिहार के बारे में, या बिहार के बारे में कह सकते हैं। लेकिन जो बिहार का जो वर्णन है वो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसी में बिहार के बारे में बताया गया है, तो बिहार का वर्णन है। ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट है। अब हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री का पोर्शन। अब देखिए, बिहार मतलब ये बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री शुरू होने वाला है, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाषाण कालीन बिहार।
पाषाण काल मतलब आपको तो पता होगा कि मेलिथिक एज होता है। तो पाषाण काल के दौरान मानव जो था क्या, उसको आदि मानव था, मानव को पता नहीं था, मतलब मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। सबसे मतलब कह सकते हैं आप जहाँ का हिस्ट्री का शुरुआत जहाँ से हुआ यहाँ से है कि पाषाण काल के दौरान मतलब जो आदि मानव थे वो खाना बदोश थे, यानी कि उस समय का जो पुरुष था उसका नाम आदि मानव था, वो खाना बदोश थे, यानी उसका सिर्फ काम था खाना खाना और फिर जहाँ मौका मिले वहीं पे सो जाना, यानी उसका सिर्फ खाना और सोना काम था। मुख्य रूप से वो शिकार पर निर्भर करते थे, यानी खाना बदोश थे, सिर्फ खाना खाते थे, और वो जो खाना खाते थे अपनी भोजन की पूर्ति किसे करते थे, तो शिकार से। ये लिखा है कि पाषाण काल के दौरान आदि मानव खाना बदोश थे, ये मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे। और पाषाण काल के दौरान बिहार से भी लोगों के रहने के साक्ष्य मिले, बेसिकली मिला है तभी तो हम इसको पाषाणकालीन बिहार पढ़ रहे हैं। अगर साक्ष्य नहीं मिलेगा तो बिहार में इसको हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हिस्ट्री एक अलग पोर्शन है और बिहार का हिस्ट्री एक अलग पोर्शन है। हिस्ट्री होता है कि जो आप पूरे में पढ़े, लेकिन बिहार हिस्ट्री यानी जो बिहार से ही रिलेटेड पॉइंट होगा उसी को यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बिहार में कहाँ कहाँ से मिला है, तो पाषाण काल के दौरान बिहार में भी लोगों के रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। इन साक्ष्यों में पत्थरों के बने हुए टुकड़े, औजार जैसे कुल्हाड़ी, खुरपी, चाकू आदि के अवशेष भी मिले, यानी कि पाषाण काल में लोग रहेंगे तो उसके साक्ष्य मिलेंगे। अब साक्ष्य के रूप में लोग नहीं मिलते, कंकाल मिलते हैं, औजार मिलते हैं, ये सब मिलते हैं। तो उनमें क्या क्या मिला है, कुल्हाड़ी, खुरपी, चाकू आदि मिले, ठीक है। अब जैसा कि बताया था कि सिलेबस जब दिखा रहे थे कि पाषाण काल को 3 भाग में बांटा, तो वहीं पर लिखा है कि पाषाण काल को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसको बोलते हैं पोलियोलिथिक एज या पेलोलिथिक एज, ठीक है। इस काल के दौरान जो दक्षिण बिहार से लोगों के रहने के साक्ष्य मिले, दक्षिण बिहार यानी जिधर हम लोग रहे हैं, जैसे रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया है, ये सब दक्षिण, जो झारखंड के और जितने भी सटे राज्य बिहार के सब दक्षिणी साइड है। तो इस काल के दौरान यानी पूरा पाषाण काल के दौरान जो है दक्षिण बिहार से लोगों के रहने के साक्ष्य मिले, ठीक है। पूरा पाषाण काल के दौरान कहाँ कहाँ दक्षिण बिहार में, जैसे बताए हैं कि नालंदा, मुंगेर, ये जमुई जिला है मुंगेर, जेठियन कहाँ पड़ता है, तो गया जी में पड़ता है, ये सब जिला दक्षिण की ओर है। जेठियन तथा दक्षिण बिहार के पठारी भागों से पत्थरों के औजार अवशेष प्राप्त हुए। बेसिकली लोग तो प्राप्त होने से रहे, अब उनके औजार भी प्राप्त होंगे, जिससे हम लोग पता लगाएंगे कि पाषाण काल के लोग यहाँ पे भारत में भी या बिहार में भी निवास करते थे। और इन जो चीज़ों को जो मिला है, अगर आप देखना चाहते हैं तो पटना में म्यूज़ियम है, पटना म्यूज़ियम या बिहार संग्रहालय, वहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं। तो यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बिहार संग्रहालय में हम आज भी पाषाणकालीन औजारों को देख सकते हैं, जिसमें पत्थरों की खुरपी तथा चाकू आदि मौजूद है। आशा करते हैं कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया कि पाषाणकालीन बिहार क्या है। पाषाण काल मतलब समझ सकते हैं कि पत्थरों वगैरह काल, जिसमें मानव सभ्य नहीं था, मानव को कुछ ज़्यादा मानव सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ था। उस समय का मानव खाना बदोश था, सिर्फ खाना खाता था, कोई काम नहीं था। और खाना कैसे करता था, तो शिकार करता था। धीरे धीरे अब शिकार करने के लिए क्या बनाएगा, औजार बनाएगा। तो वही पूरा पाषाण काल में क्या क्या औजार ही मिले हैं दक्षिण बिहार से, जैसे जेठियन या गया जी, नालंदा या मुंगेर से, तो क्या मिले, खुरपी, चाकू, कुल्हाड़ी, यही सब मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं। आप देखते हैं मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के दौरान बिहार के मुंगेर में एक जगह भीमबान, राजगीर एवं झारखंड के हजारीबाग से अवशेष मिले। यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि कहाँ कहाँ से अवशेष मिले। आपको पता होगा कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ लिए हैं तो आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल 3 टाइप में होता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण में ये बिहार स्पेशल, इसलिए इसको बिहार से कोरिलेट किया गया है कि मध्य पाषाण काल में मानव थोड़ा सा सभ्य हो गया था, मतलब उनका जो औजारों का जो आकार था वो थोड़ा बदल गया था। पहले से अब थोड़ा छोटा छोटा औजार और हड्डी भी यूज़ करने लगे थे, नोकीले औजार बनाने लगे थे। तो उस सब जो औजारों का जो अवशेष है वो मुंगेर के भीम बांध, राजगीर और झारखंड के हजारीबाग से उसके अवशेष मिले, ठीक है। अब आते हैं नव पाषाण काल या न्यूलिथिक एज में, ठीक है। तो नव पाषाण काल के दौरान मानव पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के बने हल्के उपकरणों का प्रयोग करने लगे, ठीक है। बिहार के चिरान, जो कि सारण में पड़ता है, सारण जिला में एक जगह चिरान, वहीं से हड्डियों के बने उपकरण के अवशेष मिले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूछा जाता है कि नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के कहाँ से मिले, तो मतलब सारण जिला के चिरान में, ठीक है। और फिर देखिए और जगह मिले, जैसे चेचर में मिला है जो वैशाली में पड़ता है, मनेर में मिला है जो पटना में पड़ता है, सेनुआर में मिला है जो रोहतास में पड़ता है, जेठियन में मिला है जो गया जी में पड़ता है, आदि स्थलों से भी नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अब क्या है कि हम लोग जो पाषाण काल का जो टॉपिक था, पाषाण काल का, कि पाषाणकालीन बिहार में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण के बारे में बिहार से क्वालिटेटिव जान गए कि क्या है और कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता तो है नहीं इसमें, तो हम लोग को पढ़ना है वैदिक कालीन बिहार। ये भी जैसे वैदिक काल बहुत बड़ा, वैदिक सभ्यता या तो वैदिक काल जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये बिहार से कोई रिलेट करेंगे तो अब छोटा सा टॉपिक बनेगा उसी को यहाँ, क्योंकि बिहार स्पेशल का कॉपी है और मेरे को भी बिहार स्पेशल का रिवीजन करना है, तो ये बिहार स्पेशल का नोट्स है। आप अगर पढ़ रखे हैं तो देखिए नोट्स कैसे बनाना चाहिए, या तो अगर पढ़ रखा है तो सुन के रिवीजन कीजिए, देखिए कैसे लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स तो इसका नहीं है, तो लॉन्ग नोट्स है, शॉर्ट नोट्स तो हम लोग अपना अलग बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कालीन बिहार। अब देखिए वैदिक काल में बिहार,
तो आप सबसे पहले आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता किसको बोलते हैं। आर्यों ने इसे बसाया था। वैदिक सभ्यता जो वैदिक काल है या तो वैदिक जो सभ्यता है उसका संस्थापक आर्यों को माना जाता था। मध्य एशिया से आर्य आए थे भारत में, उन्होंने वैदिक काल का विकास किया और उसी के अभी भी हम लोग वंशज है, उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अब जो वैदिक काल चल रहा है इसका तो जो कोरिलेटिंग वर्ड या तो और जो एक्सपेंशन है वो आपको हिस्ट्री में मिलेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ बिहार के कोरिलेट पॉइंट में जो बिहार से जिसके साक्ष्य और कुछ जो इसके बारे में पता चलता है उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो वैदिक काल में आर्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। आर्य ही हालांकि इसका संस्थापक है। आर्यों ने बिहार को भी अपना निवास स्थान बनाया है। अब आर्य बिहार में कहाँ रहते थे, तो आर्यों का आगमन बिहार में सर्वप्रथम विदेह क्षेत्र में हुआ। अब विदेह किसको बोलते हैं, तो विदेह बोलते हैं मिथिला को, या उत्तर बिहार या गंगा के उत्तरी मैदान में सर्वप्रथम ये बिहार में निवास करते थे। ठीक है, कि आर्य कहाँ निवास करते थे, तो विदेह क्षेत्र में। और विदेह क्या है, मिथिला है या तो उत्तर बिहार है या तो गंगा के उत्तरी मैदान के भाग में सर्वप्रथम ये निवास करते थे। अब महाकाव्य, जैसे महाकाव्य ना रामायण महाभारत, उसी में से महाकाव्य रामायण से हमें विदेह के राजा जनक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये सब एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप मेंशन जो बीपीएससी पूछ चुका है वही पॉइंट यहाँ मेंशन है। बिहार के विषय में पहली जानकारी हमें सतपथ ब्राह्मण, आपको बेसिक जानकारी दिए थे तो वहाँ बताया गया था कि सतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है से मिलती है। यह ग्रंथ यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बिहार का प्राचीन नाम विहार बताया गया, ये तो वहाँ आपको पहले ही बता दिए थे। और ऋग्वेद एक जैसे वेद है ना, वैदिक सभ्यता, तो इसमें वेद तो मिलेंगे 4 वेद, समझे कि नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब तो मिलवे करेगा। तो ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को किकट कहा गया। मगध जो है उसको कीकट बताया गया है। और मतलब कीकट किसका अर्थ होता है, तो कीकट का अर्थ होता है निम्न जाति के लोगों का निवास स्थान। मतलब ऋग्वेद के अनुसार मगध को ऐसा क्षेत्र बताया गया है जहाँ निम्न जाति के लोग या तो बैकवर्ड क्लास के लोग निवास करते हैं। ठीक है, बिहार की जानकारी हमें अथर्ववेद से भी प्राप्त होती है जिसमें गंगा के उत्तरी मैदान तथा दक्षिणी मैदान का वर्णन है। तो ये भी एक पॉइंट बिहार से कोरिलेटिंग है। वैदिक काल भी आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। बिहार से कोरिलेटिंग यहाँ पे समझाया नहीं जा रहा है, बेसिकली पॉइंट पढ़ के आपको बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बिहार स्पेशल का नोट से आप वैदिक काल भी, वैदिक कालीन बिहार, ये बिहार स्पेशल के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो रिवीजन के लिए या क्या नोट्स कैसे बनाना चाहिए या क्या छूट रहा है अगर आप पढ़ के रखें तो ये नोट्स देख के आप समझ सकते हैं। इतना लिख लेंगे तो काफ़ी है, बीपीएससी तो निकाल ही सकते हैं। अब देखिए हम लोग का वैदिक कालीन बिहार भी खत्म हो गया, तो अब चलेगा महाजनपद। और महाजनपद क्योंकि लंबा टॉपिक है, महाजनपद में आप फिर मगध पढ़िएगा। और मगध ये तो देखिए छोटा छोटा टॉपिक था कि वैदिक कालीन बिहार क्या है। तो अब महाजनपद शुरू होगा, तो महाजनपद में हम लोगों को बेसिकली 3 महाजनपद बिहार में पड़ता है, तो वही पढ़ना है 16 में से 3 कि मगध, अंग और वज्जी। वज्जी महाजनपद, अंग महाजनपद और मगध महाजनपद। तो वज्जी और अंग भी जल्दी जल्दी खत्म होंगे, लेकिन जब मगध महाजनपद शुरू होगा, क्योंकि सबसे मेन महाजनपद प्राचीन काल में, प्राचीन काल अगर आप पढ़ रहे होंगे तो बिहार मेनली प्राचीन काल में जो वैभव था वो बिहार का ही था, तो बिहार के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो मगध है ये मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध में कौन कौन सा राजा आया, फिर यहीं से शुरू होगा हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, मतलब ये सब पूरा चलेगा। मगध के बारे में फिर चलेगा। फिर वहाँ से हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर बिहार का क्षेत्रीय वंश पढ़ेंगे। इस तरह अपने टॉपिक को डे बाय डे आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।